हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे, द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट आरा आप तमाम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। मैं छठे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। अभी तक मैंने 5 वीडियो कंप्लीट किया हुआ है। ये छठे वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। पाँचवें वीडियो में लास्ट जब टॉपिक चल रहा था तो हम लोग विलियन का वाष्पदाब निकाल रहे थे। तो विलियन का वाष्पदाब निकालने के लिए मैंने 2 केस लिया था। एक बार हम ऐसा विलियन बनाएंगे जिसमें विलेय के रूप में अवाष्पशील पदार्थ होगा, यानी ठोस होगा। और अभी जो दूसरा केस बच गया था तो उसमें हम लोग अभी लेने वाले हैं द्रव विलियन। मतलब वैसा विलियन लेने वाले हैं जिसमें दोनों ही द्रव होगा, विलेय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। तो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, एक बात और मैं जल्दी ही बता देता हूं कि अगर चौथा नंबर वीडियो आप लोगों ने बच्चे नहीं देखा है तो चौथे नंबर वीडियो में पहले का 11-12 मिनट वीडियो आगे बढ़ा करके पहले उसका सारा लेक्चर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूरा बोर्ड 12 मिनट पे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो चौथे वीडियो में चूँकि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, बोर्ड पर क्लियर दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 मिनट पे पहले आप लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर से सुनना शुरू कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बार मैं और रिपीट करूँगा, इसलिए चौथे वीडियो को देखने के समय 12 मिनट पे जाइए और पूरा बोर्ड पे भरा हुआ है लेक्चर, वो आप नोट कीजिए और तब सुनना शुरू कीजिए। ठीक है। तो मैंने बताया था कि विलायक का वाष्पदाब ज़्यादा होता है और विलियन का वाष्पदाब कम होता है, और इसी वाष्पदाब की कमी को हम लोग ये वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि वाष्पदाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो विलायक में जब किसी विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसके चलते वाष्पदाब में कमी आ जाती है, और उस वाष्पदाब की कमी को ही हम क्या बोलते हैं, वाष्पदाब का अवनमन बोलते हैं। ठीक है। आज हम दूसरे केस के साथ स्टडी करा रहे हैं आपको। देखिए, पिछले केस में था कि एक विलेय ठोस था और विलायक द्रव था, तो विलेय के चलते कोई वाष्प नहीं बन रहा था, लेकिन विलायक के चलते वाष्प बन रहा था। यहाँ पे क्या है कि दोनों ही, जितने भी विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, तो हमारे टॉपिक का नाम ही है द्रव विलियन का वाष्पदाब। तो देखो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि विलेय भी क्या है, आपका विलेय भी द्रव है और विलायक भी क्या है, बोलो तो द्रव है। इसका मतलब यह है कि आपको दोनों से वाष्पदाब मिलने वाला है। तो याद रखना है, द्रव विलियन अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बोलोगे कि वैसा विलियन जिसमें विलेय के रूप में द्रव हो और विलायक के रूप में भी द्रव हो, तो ऐसे विलियन को हम लोग द्रव विलियन कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोनों ही वाष्पशील हैं। पिछले केस में एक वाष्पशील था और एक अवाष्पशील था, तो जो एक अवाष्पशील था उसकी वजह से कोई वाष्प नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से कोई वाष्पदाब नहीं होगा। लेकिन आज के केस में दोनों से ही वाष्पदाब बनने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दोनों वाष्पशील होते बता ही दिया मैंने। और कुल अगर आपको वाष्पदाब निकालना है, मतलब कि विलयन का कुल वाष्पदाब कितना होगा, तो हमको दोनों के चलते वाष्पदाब निकालना होगा और दोनों को जोड़ना होगा। मान लीजिए कि हमने जो विलयन में 2 तत्व लिए हैं, 2 यौगिक लिए हैं, तो एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो ए के चलते भी वाष्पदाब होगा और बी के चलते भी वाष्पदाब होगा। तो ए के वाष्पदाब को हम पीए मानेंगे और बी के वाष्पदाब को हम लोग पीबी मानेंगे। ठीक है। तो रॉल्ट के नियम के अनुसार रॉल्ट ने क्या बोला था कि विलियन का जो वाष्पदाब है वो किस पे निर्भर करता है, तो वो उसके मोल अंश पे निर्भर करता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी किसी विलियन में किसी विलायक का जो वाष्पदाब है या किसी विलेय का जो वाष्पदाब है वो उसके मोल अंश पर निर्भर करता है, वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो बाबू आप लोग समझिए, यहाँ पे रॉल्ट के नियम से P समानुपाती होता है X का, यानी दाब जो होता है वो मूल अंश पर निर्भर करता है। तो मान लिया हमने कि ये जो हमारा द्रव विलियन है उसमें वाष्पशील अवयव A एवं B हैं। तो अब बताओ, अब मान लिया कि A का वाष्पदाब PA है और B का वाष्पदाब PB है, तो PA किस पे निर्भर करेगा, यहाँ पे लिख भी लेंगे आप लोग। माना कि वाष्पशील अवयव A एवं B है तथा इनके वाष्पदाब क्रमशः PA एवं PB हैं, PA एवं PB हैं।
तथा इनके मूल अंश क्रमशः XA एवं XB है। XA एवं XB है। अब जरा एक बात समझिएगा, तो PA जो है वो XA के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, मैंने पिछले क्लास में भी यही सेम चीज़ कराया है, एकदम ध्यान से देखोगे बात पूरा समझ में आएगा। तो क्या लिख सकते हो बाबू, PA बराबर K इंटू XA, क्योंकि आपको पता है कि ये जब साइन हटता है स्थिरांक का तो एक स्थिरांक आता है, समानुपाती स्थिरांक का जब साइन हटता है तो एक स्थिरांक आता है। अच्छा एक बात बताओ कि यदि ऐसा हो जाए कि XA का मान 1 हो जाए, तो अगर XA का मान 1 तो XB का मान 0, और अगर ऐसा होता है इसका मतलब A है लेकिन B नहीं है। तो ऐसे केसेस में बताओ कि PA का जो वैल्यू होगा वो P0 A के बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यदि XA 0 है तो XB 0 हो, सॉरी XA 1 है तो XB 0 होगा, और PA का वैल्यू जो होगा वो P0 A होगा। यानी इसमें आप इसको रख दीजिए, तो PA की जगह आप रख सकते हैं P0 A बराबर K गुना 1, यानी आपको K का वैल्यू मिल चुका है और K का वैल्यू है P0 A। तो ये अब समीकरण जो बन चुका है आपका, वो बन चुका है PA बराबर P0 A इंटू XA, और ये मैंने पिछले दिन भी यही फार्मूला से लाया था, और इसी फार्मूले से लेकर के हम आगे बढ़े थे, और वहाँ से हमने एक नियम निकाला था कि ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है, और इसको रावल का नियम कहते हैं या राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके चले थे, लेकिन आज यहाँ से लेके नहीं चल सकते बाबू, क्योंकि आज देखो आप लोग कि A भी है तो A का पार्टनर B भी है। पिछले दिन तो बोलोगे कि पिछले दिन भी तो B था, लेकिन पिछले दिन B जो था वो अवाष्पशील था, मतलब उससे कोई वाष्प नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे B की वजह से वाष्प बन रहा है, और तो आपको पता है कि B का जो वाष्प दाब होगा वो B के मूल अंश पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे भी सेम बात आप लिख सकते हो कि PB बराबर क्या होगा, तो K इंटू XB होगा। फिर से यही बात हम करते हैं, ब्रैकेट में देखिएगा, यदि मान लीजिए कि XB 1 हो जाए, यदि XB 1 हो जाएगा तो XA को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाबू कि अगर एक ही चीज़ अकेले मूल अंश उसका 1 हो जाए तो दूसरे को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 1 आना है। तो आपको पता है कि इसका मतलब XB खाली है पूरा, तो इसका मतलब PB का जो होगा अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मान P0 B होगा। तो आप फिर से यहाँ पे इस इक्वेशन में रखिए, तो क्या लिखिएगा आप लोग, P0 B बराबर K गुना 1, यानी K का वैल्यू यहाँ पे आपका P0 B आया, और जब यहाँ पे आप रखिएगा इसको तो PB बराबर P0 B इंटू XB आया। जी देखो, तो ये विलेय का वाष्प दाब हो गया और ये विलायक का वाष्प दाब हो गया। यानी अगर मान लो कि विलयन का वाष्प दाब P है, यदि विलयन का वाष्प दाब माना कि P है, तो बोलो क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि P बराबर PA प्लस PB, तो इस तरह से विलयन का वाष्प दाब आप निकाल सकते हैं। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले नोट कर लीजिए। तो कंक्लूजन बाबू एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, द्रव विलयन का वाष्प दाब हमारा ये टॉपिक है। कल ही से हम लोग मतलब लास्ट लेक्चर से ही विलयन का वाष्प दाब निकाल रहे हैं, और एक बार हमने विलयन का वाष्प दाब निकाला वैसे विलयन का जिसमें जो उसका विलेय था वो किस तरह का था, अवाष्पशील था, और विलायक कैसा था, तो वाष्पशील था। तो वाष्पशील से वाष्प बनेगा और अवाष्पशील से वाष्प नहीं बनेगा, तो उसमें हमारा ये रिलेशन आया था, याद करिएगा। और इस बार जो है वो दोनों की वजह से वाष्प बनेगा, क्योंकि दोनों ही द्रव है और दोनों ही वाष्पशील है। तो टोटल अगर हमको दाब निकालना होगा तो दोनों का वाष्प दाब जोड़ना पड़ेगा। और आपको रोल्ट का नियम तो याद ही हो गया होगा कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उसके उस घटक के समानुपाती होगा जो घटक वाष्पशील है। यानी रोल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वाष्पशील घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। ये रोल्ट का नियम है। इस तरह से आप याद रखिएगा, अगर दो द्रव विलयन होंगे तो दोनों का वाष्प दाब हमें जोड़ना होगा, और इस तरह से हम लोग उसका टोटल वाष्प दाब निकाल सकते हैं। नोट कीजिए।
तो आगे देखिए आप लोग, तो यहाँ से आपको एक निष्कर्ष मिला कि पी ए जो होगा वो एक्स ए के समानुपाती होगा, या फिर पी ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी बराबर आ गया आप लोग को पी नॉट बी एक्स बी। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पी ए क्या है बताओ लोग जरा, रिवीजन हो जाएगा। बोलो, बिलियन का वाष्प दाब। बिलियन का बोलो क्या, वाष्प दाब। और ये क्या है बताओ, तो ये है आपका ए का शुद्ध रूप में वाष्प दाब। बिलियन में ए का वाष्प दाब बोल सकते हो, बिलियन में ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब। ठीक है, या आंशिक वाष्प दाब भी आप बोल सकते हैं। और ए का शुद्ध रूप में वाष्प दाब, में वाष्प दाब, ध्यान रखना इस बात को। और एक्स ए तो आप लोग को पता ही है कि ए का मोल अंश होता है, ए का मोल अंश। इसी तरीके से यहाँ से पी बी बराबर भी ले सकते हो, तो पी बी बराबर है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो बोलो पी बी क्या है, तो बिलियन में बी का वाष्प दाब, बिलियन में बी का वाष्प दाब। और इसके बाद पी नॉट बी क्या है, तो शुद्ध रूप में बी का वाष्प दाब है, ये बी का वाष्प दाब। और ये है बी का मोल अंश। तो इस तरीके से टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के न्यूमेरिकल अच्छे से बनेगा। तो चलो बाबू देखो लोग आगे। अभी जस्ट मैंने लिखा है कि P बराबर होगा पी ए प्लस पी बी, और इसी पे हम लोग लिखेंगे पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी की जगह पी नॉट बी एक्स बी। ये सूत्र हो गया, एकदम याद कर जाइएगा, ये सूत्र आप लोग को याद कर जाना है। ठीक है, अब इसी सूत्र को थोड़ा सा मैं बदलता हूँ। मान लो आप लोग एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, तो एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं क्या। तो थोड़ा सा इस फार्मूला को हम चेंज करते हैं, या फिर अगर आपको एक्स ए लिखना हो तो लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बी। तो दोनों को बारी बारी से बदल के हम दो और फार्मूला में इसको बदलेंगे। तो समझिए, सबसे पहले P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रख सकते हैं। अगर ऐसा हमने किया तो क्या बनेगा सूत्र जरा समझो। तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब देखो बाबू, यहाँ पे ये दोनों एक ही तरह के हैं, मतलब इन दोनों में से चाहो तो एक्स ए कॉमन कर सकते हो। तो अगर आप एक्स ए को बाहर निकाल लेते हो तो क्या मिला, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, प्लस में हो जाएगा पी नॉट बी, और ये p का वैल्यू है। देखो मैं इस सूत्र को थोड़ा सजा रहा हूँ ताकि याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो पी नॉट बी को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इसको खाली इधर से उधर कर दिया, पी नॉट बी को यहाँ रख दिया और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी को रखने के बाद एक्स ए किया। अब ऐसा करने क्यों किया मैंने, देखो जी बताता हूँ। यहाँ से बी ए एक सूत्र मिला आपको बाबा, बी ए, तो बाबा हो गया आपका। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, बाबा के रूप में याद रखना, और पहले प्लस और फिर माइनस, लास्ट में खाली याद रखना कि एक्स ए होगा यहाँ पे। अच्छा, इसी सूत्र को और एक तरीके से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए को क्या लिख सकते हैं जी, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देखिए इसी सूत्र को हम एक और तरीके से लिखने जा रहे हैं। तो बोलिए क्या लिखेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो गया। अब देखो पी नॉट ए को यही रहने देंगे, हम इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए, सॉरी पी नॉट ए इंटू एक्स बी। कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया मैंने, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया बस। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि आसान बनेगा। देखो ज़रा,
तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। देखो दोनों में से एक्स बी कॉमन कर लिया और लास्ट में कर दिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ए बी हो गया। तो इस तरह से याद रखना है कि तुम दो तरीके से याद रख सकते हो, या बाबा याद रखो और नहीं तो ए बी याद रखो, दोनों तरीके से बस, और पहले प्लस और फिर माइनस। तो ये सूत्र और ये सूत्र में कोई फ़र्क नहीं है। अब चलो इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ से आपको एक्स ए निकालना होता, आप डायरेक्ट मान लीजिए कि एक्स ए निकालना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, तो इस पी नॉट बी को उधर भेजिएगा बाबू, तो क्या लिखिएगा आप लोग, पी माइनस पी नॉट बी, पी माइनस पी नॉट बी। अच्छा, और ये दोनों को नीचे लिख रहे हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। एक बात मिला रहे हो तुम लोग कि अगर एक का मूल अंश निकालना है, तो एक्स ए आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। अगर ए का आप मूल अंश निकाल रहे हो, ये ए है क्या बताओ, तो ए का मूल अंश है, डायरेक्ट सूत्र मैं बता रहा हूँ, ए का मूल अंश आपको निकालना है अगर, तो देखो जिसका निकालना है उसको उल्टे वाले को घटाओ। तो ये पी तो कुल दाब है ना, ये पी बताओ क्या है, कुल दाब है, और पी नॉट बी क्या है बताओ, तो बी का शुद्ध रूप में वाष्प दाब है, बी का शुद्ध रूप में क्या है बोलो, वाष्प दाब। और पी नॉट ए क्या है बोलो, तो ये भी तो बी पी नॉट बी ही है, तो ये भी बी का शुद्ध रूप में वाष्प दाब है, और ये है ए का शुद्ध रूप में वाष्प दाब, शुद्ध रूप में क्या है बोलो, वाष्प दाब है। तो इस तरह से आप एक्स ए निकाल सकते हो, डायरेक्ट ये सूत्र आप लोग उपयोग कीजिए और ए का मूल अंश निकालिए। यहाँ से अगर बी का मूल अंश निकालना हो तो क्या कीजिएगा, तो एक्स बी बराबर पी माइनस बोलो क्या, पी नॉट ए। देखो जी बी का निकालना था तो ए को घटा रहे हैं, तो बोलो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो इस तरीके से आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एक नोट में लिख दे रहा हूँ कि जिसका निकालना है उसको अपोजिट उल्टा वाले को घटाना होगा, जिसका मूल अंश निकालना है, जिसका मूल अंश निकालना है उसके उल्टा को घटाइए, उसके उल्टा को घटाइए, उल्टा को घटाइए। अब देखो जी, अब यहाँ पे किस में से घटाना है, तो कुल दाब में से घटाना है, और यहाँ पे किससे घटाना है, तो जो एक बचा है उसमें से घटाना है। यहाँ पे बी को घटाना था तो एक बार कुल दाब में से घटाना है, तो क्या बचा है, तो ए बचा है, तो पी में से भी घटाइए और ए में से भी घटाइए। अच्छा, यहाँ ए को घटाना है तो पी में से भी घटाइए और बी में से भी घटाइए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पी क्या है, कुल दाब है, और पी नॉट ए क्या है, ए का शुद्ध रूप में वाष्प दाब है, पी नॉट बी क्या है, बी का शुद्ध रूप में वाष्प दाब है। तो लिख भी सकते हो यहाँ पे कि ये जो है ए का शुद्ध रूप में वाष्प दाब है, ये तुम्हारा कुल दाब है, और ये तुम्हारा बी का शुद्ध रूप में वाष्प दाब है। तो नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको 3 फार्मूला मिला, एक फार्मूला के रूप में इसको इस्तेमाल करना, और ट्रिक मैंने बोला है क्या, ए बी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे याद रखने का ट्रिक बोला है मैंने, बाबा बी ए, और एक से निकालने का ये तरीका है, नोट कीजिए आप लोग। 3, एक फार्मूला यही याद कीजिए, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये 5वां। तो इस बोर्ड पे 5 फार्मूला है टोटल, ये भी फार्मूला के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप बनाने के लिए यूज करेंगे, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केवल इस पे फार्मूला है, इस पे नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए अब एक नेक्स्ट है, आपको ग्राफ बनाना है वाष्प दाब और मूल अंश के बीच का। देखो जी, तो यहाँ पे द्रव विलयन का वाष्प दाब हम लोग निकाल रहे हैं। ये जो वाष्प दाब लिया गया है ये किस किस का है, तो ये ध्यान रखना कि द्रव विलयन,
द्रव विलयन का वाष्प दाब है ये। तो देखो मैंने अभी रिलेशन तुम लोग को बताया, P बराबर बाबा वाला एक मैं यूज करता हूँ कि कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने बाबा बोला था आपके पास BA और फिर बोला था कि पहले प्लस लेना फिर माइनस लेना। तो बोलो B है ना, तो पहले लिखेंगे P0B प्लस पहले ना फिर माइनस, फिर P0A फिर माइनस है तो P0B और इन दोनों को ब्रैकेट में लेके XA। तो देखो इस तरह से बाबा वाला सूत्र से हम लोग इस्तेमाल कर लिए इसको। अब चलिए हमको इसका ग्राफ बताना है। एक बात बताओ बाबू, अगर XA का मान यहाँ पे 0 हो जाए तो यहाँ पे XA का मान 1 होगा, क्योंकि याद रखना कि किसी भी मोल अंश का अधिकतम मान जो होगा 1 होगा। अगर यहाँ XA 0 है इसका मतलब यहाँ पे पूरी तरह से XB है, और इसका मतलब यहाँ पे XB का मान जो है वो 0 है, क्योंकि हम लोगों को दोनों को जोड़ के 1 लाना है। तो XA 0 है और XA 1 है, XB 1 है और XB 0 है। तो ज़रा दोनों को आप समझिए आप लोग आराम से, ठीक है। इस पॉइंट पे XA का मान 0 है, तो अगर XA का मान 0 हो जाए तो ये पूरे को क्या कर देगा, तो लिखेंगे यदि XA का मान 0 तो P बराबर बोलो क्या होगा, P0B होगा, क्योंकि ये पूरा का चीज़ जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो P बराबर P0B होगा, ठीक है। यानी P का मान P0B होगा। तो मान लीजिए कहीं इधर P0B आ रहा है, इस पॉइंट को हम P0B बोलेंगे। अच्छा, यदि XA का मान 1 ले लेते हैं जो कि इस पॉइंट पे है, लास्ट पॉइंट पे, तो XA का मान 1 लोगे तो यहाँ ना 1 आएगा जी। तो क्या लिखोगे, P बराबर P0B प्लस P0A माइनस P0B और गुना 1 लिख देंगे क्या। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो बोलो क्या होगा, P0B प्लस P0A माइनस P0B। तो ये देखो तो दोनों खत्म हो गया, तो क्या बच गया, P0A बच गया। अच्छा एक बात बताओ, अब दोनों में ये तुम्हें पता होना चाहिए कि B जो है, हम लोग इसमें याद रखेंगे एक बात कि B हमेशा विलय का काम करेगा। यहाँ पे इस बात को नोट कर लीजिएगा कि B विलय है और A जो है वो विलायक है। तो उसी का वाष्प दाब ज़्यादा होगा जो विलायक होगा, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट हम दिखाएंगे P0A। तो एक बात यहाँ से निष्कर्ष निकला कि ये P0B है और ये P0A है और ये कुल P हो गया। तब P बराबर होता है P0XA प्लस P0B इंटू XB। ये मेन फार्मूला होता है, मेन सूत्र होता है, तो इसको इस्तेमाल रखेंगे। अच्छा ये बताओ कि PA बराबर क्या लिखते थे, तो P0A इंटू XA लिखते थे, और PB क्या लिखते थे, तो P0B इंटू XB लिखते थे। अब एक बात बताओ कि PA बराबर P0A इंटू XA, तो XA का मान वहाँ पे क्या है, 0 है। तो यदि XA का मान 0 तो ये पूरा 0, मतलब ये यहाँ पे होगा। अच्छा XA का मान यहाँ पे 1 है, तो XA का मान 1 तो PA का मान क्या, P0A। इसका मतलब ये लाइन यहाँ से लेकर के और यहाँ पे जा कर के मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा लाइन हो गया PA बराबर P0A इंटू XA का। ये ध्यान रखना कि A का वाष्प दाब हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे PB बराबर P0B XB लिखे हैं, तो देखो यहाँ पे XA बराबर 0 तो PA बराबर 0 और XA बराबर 1 तो PA बराबर P0A। तो 0 से P0A पे मिला दिया हम लोगों ने। यहाँ पे यदि XB का मान 0 तो ये PB बराबर भी 0। यदि XB का मान 1 तो PB का मान P0B। तो अब बोलो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो XB का मान 0 यहाँ पे है, तो यहाँ से ये एक सीधी रेखा यहाँ पे आके मिलेगी, सीधी रेखा ले लेना है, समझ लीजिएगा। तो चलिए अब इसका मतलब ये लाइन जो है वो PB बराबर P0B इंटू XB के बराबर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो इस ग्राफ में, आपको ये परीक्षा में आता भी है कि खाली A का दिखाना होगा तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे, B का दिखाना होगा तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे। कुल वाष्प दाब माने P का मान एक यहाँ से निष्कर्ष भी मिल रहा है कि P0B का मान जो है वो P से हमेशा कम आ रहा है। देखो
पी का मान इससे हमेशा ज़्यादा ही हो रहा है और पी नॉट ए से कम हो रहा है, यानी हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पी नॉट बी लेस देन पी है और पी नॉट ए ग्रेटर देन पी है। इसका मतलब कि पी से ये छोटा है और ये पी से बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा। तो याद रखना कि पी नॉट बी लेस देन पी और ये लेस देन होगा पी नॉट ए के बराबर। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट हो गया कि P का जो मैंने कुल वाष्प दाब होगा वो दोनों के बीच में रहेगा। मैंने B का वाष्प दाब और A के वाष्प दाब के बीच में इसका वाष्प दाब आएगा। बाबू जो बात समझ में ना आए, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको जो बात समझ में ना आए उस बात को आप लोग वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए। सभी लोग अपने अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आप लोग नहीं देख रहे वीडियो तो पूरा का पूरा देखिए। तो चलिए, और इसके बाद NCERT बनाइए, आप लोग नोट कीजिए। तो हेनरी का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, राउल्ट का नियम भी आप पढ़ चुके हैं आप लोग। अब दोनों चीज़ों में हम लोग एक बात देखते हैं कि दोनों में क्या समानता है, मतलब हेनरी और राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति क्या है। हेनरी के नियम में सूत्र जो आया था हमारा वो P बराबर KH इंटू एक्स आया था और राउल्ट के नियम में P बराबर P नॉट इंटू एक्स आया है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो, लिखे हैं भी हम लोग यहाँ पे है, ये है देखो। तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए है। अगर ए हटा दे तो पी बराबर पी नॉट इंटू एक्स ए हो जाएगा। ए भी किस वजह से आया है, तो ए लगाने की वजह से आया है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि पी बराबर पी नॉट इंटू एक्स है। तो दोनों नियमों में आप क्या देख रहे हैं कि पी तो सेम है, एक्स भी सेम है, तो के एच को किसके बराबर होना चाहिए, पी नॉट के बराबर होना चाहिए। तो अतः यही चीज़ है कि हेनरी और राउल्ट के नियम में केवल समानुपातिक स्थिरांक भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब इसका समानुपातिक स्थिरांक एच है और इसका जो है वो पी नॉट है, बाकी कुछ भी भिन्न नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि हेनरी का नियम जो है वो राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति है। ठीक है, तो पूरे को आप लोग देख लो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से बन रहा है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया आपको कि ये जो विलयन का वाष्प दाब है वो दोनों के वाष्प दाब के बीच में रहेगा। यानी अगर आपको बी का वाष्प दाब पता है शुद्ध रूप में और ए का वाष्प दाब पता है शुद्ध रूप में, तो आंसर जो होगा वो दोनों के बीच में आएगा। ये ग्राफ जिनको बच्चों को ना समझ में आए वो जरूर पूछेंगे। ये पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए है। तो देखो पी को वाई पर रखा गया है और ये वाई बराबर एम एक्स मैंने याद कराया भी था क्लास में कि सीधी रेखा जो कि नियामक से पार करती है, ये उस रेखा का ये लाइन हो गया। और यहाँ पे भी वही बात है। अब देखो ना, यहाँ पे पी बी लिया गया है तो ये लाइन पी बी का है और ये एक्स बी का लाइन है। तो यहाँ से आप उधर ले जाएंगे तो वाई बराबर एम एक्स यहाँ पर भी हो जा रहा है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि यह भी नियामक से पार करने वाली सीधी रेखा है। और यहाँ पे करना कैसे है, तो एक्स बी जीरो, तो ये पूरा जीरो माने पी बी का मान जीरो हो रहा है। और एक बात बताओ, एक्स बी का मान यहाँ 1 है, तो 1 अगर रखोगे तो पी बी पी नॉट बी के बराबर होगा। तो ये पी नॉट बी है, फिर इन दोनों को मिला देंगे हम, इसमें यहाँ से यहाँ मिला देंगे। और बाबा वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अब देखो, अगर दिमाग थोड़ा सा लगाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक और कर रहा हूँ। अगर ए बी वाला लेना होता तो कैसे लेते हैं, तो बोलो। सबसे पहले लिखते पी नॉट ए बी, तो पी नॉट ए प्लस ए बी ना चाहिए, पहले प्लस हो गया तो फिर माइनस, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और इंटू एक्स ए बी। तो देख लो एक्स बी। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये कैसे हुआ यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो। ये मेन लाइन के लिए मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ कि अगर आपका ये मेन इक्वेशन है और इससे ये दोनों आते हैं, बाबा भी आता है और ए बी भी आता है। मैं यहाँ ए बी लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो एक्स ए जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो पी का मान पी नॉट बी है और पी नॉट बी आप देख रहे हो कि यहाँ पे है। अच्छा, तो एक्स ए का मान यदि 1 आता है तो एक्स ए का मान 1 रख देंगे, तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू 1, तो 1 तो 1 रह गया। तो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये दोनों खत्म, तो पी नॉट ए बच गया। तो
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पी नॉट बी से पी नॉट ए के बीच में इस पी का मान है, यानी द्रव विलयन का वाष्प दाब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। याद कर जाओ, ये याद कर गए तो अच्छा है। एक और यहाँ से बाबा वाला याद कर जाना, और ए बी वाला भी याद करने का मन हो तो कर सकते हो। और यहीं से एक्स ए आता है, कैसे आता है, तो इसको इधर भेज देते हैं और फिर इन दोनों को भी नीचे भेज देते हैं, तब P माइनस पी नॉट बी बटा में ये, तो एक्स ए निकल जाता है। इसी तरह से P में इधर इसको भेजो तो P माइनस पी नॉट ए, अब बटा में इसको भेज दो तो एक्स भी आ जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू ये लेक्चर। तो अगर जिनको ना समझ में आए 2 बार 3 बार जरूर देखिए लेक्चर को, और जो भी बात समझना है फ़ोन कीजिए आप लोग, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ भी सकते हो, और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दीजिए आप लोग।